हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे इज वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ जियोग्राफी। और जियोग्राफी इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये जो जियोग्राफी सेशन होने वाला है मेरे साथ, तो एक्चुअली इसको हम ना प्री जो मेंस अभी देने वाले हैं बच्चे, उनके लिए भी काम आएगा, जीएस में भी एंड ऑप्शनल एज वेल एज। तो दोनों में ये काम आने वाला है बिकॉज ये ऑप्शनल स्टैंडर्ड से हम इसको लेकर चलते हैं और उसी हिसाब से इसको डिस्कस करेंगे। ओके। और इसमें इतनी बेसिक चीज़ें हैं, अगर जो आप अगर ध्यान से इसको देखेंगे, ये नॉट फॉर एंटरटेनिंग क्लास, ये क्लास उसके लिए है जो मीन्स लिखना चाहता है और एक जियोग्राफी को इस लेवल पे समझना चाहता है कि वो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके, कोई भी क्वेश्चंस का आंसर निकाल सके, दैट इज। तो ये क्लास इस चीज़ के लिए है एंड दिस क्लास विल हेल्प यू टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। नॉट दिस क्लास, यानी जियोग्राफी की जितनी भी क्लासेस मेरी होंगी, आपको उसमें एक समझ आएगा कि जियोग्राफी सारी टेक्निकल है, प्रैक्टिकल है और इसमें कुछ नहीं है, और हर क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आप रेडी हो चुके होगे, उतना आपको हेल्प मिलेगी इसमें। इस लायक मैं आपको इस पे कर दूंगा और इस लायक आप यहाँ पर जा रहे होंगे। ओके, so let's start from the very basic. So that is geomorphology. That is the first topic. Yeah, geomorphology. And in the geomorphology, अगर हम बात करते हैं उसमें हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड बहुत बेसिक पॉइंट है ना? ये सभी जानते हैं लैटिट्यूड, जानते सभी होंगे, बट एग्जैक्टली इसका यूज कैसा है और क्यों करते हैं हम इसका? क्या पूरी जियोग्राफी लैटिट्यूड पर डिपेंड है या केवल लैटिट्यूड ओनली द डेफिनेशन इज इम्पोर्टेंट? लैटिट्यूड की जो डेफिनेशन है ओनली वही इंपॉर्टेंट है, या फिर क्या लैटिट्यूड इज द फंडामेंटल, या लैटिट्यूड इज द फाउंडेशन ऑफ द जियोग्राफी? क्या है लैटिट्यूड? व्हाट इज लैटिट्यूड? तो लैटिट्यूड को हम जानेंगे, लैटिट्यूड के फंक्शंस ऑफ द लैटिट्यूड। बेसिकली बुक्स में कहीं पर पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि एग्जैक्टली लैटिट्यूड क्या है एंड डेफिनेशन ऑफ द लैटिट्यूड, बट हम उसमें ये नहीं देख पाते कि इसका फंक्शन क्या है। So now we will see about the functions of the latitude and about the latitude and latitude इंटरलिंक कैसे अदर चीजों से या बाकी पूरी जियोग्राफी में कैसे लिंक करता है, उस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड से। और वो टॉपिक्स होंगे जो आपके यूपीएससी में आते हैं एग्जाम में अभी तक, इसके अलावा वैसे कोई टॉपिक नहीं। ठीक है, तो नंबर वन, आपने लैटिट्यूड के बारे में आपने ऐसी चीजें देखी होंगी, लैटिट्यूड ऐसी लाइंस, बट ये लाइंस क्या है? लैटिट्यूड है, सभी जानते हैं, बट इमेजिनरी लाइंस है, इतना सभी है। तो आप इसमें एक पॉइंट लिखते हैं हमेशा, लैटिट्यूड इज एन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ। आपने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ रखा है, बट इसकी ये कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं, या इसके बारे में जो हमें दिखाई देता है, जो हम पढ़ते हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड सेकेंड पॉइंट, दीज आर पैरेलल एज वेल। ओके, बट टर्न अब यहाँ से आता है, एक्चुअली होता कैसा है, इन चीजों को समझना है। अगर मैं यहाँ पर कन्फ्लिक्ट करूँ, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाती है, यूपीएससी का ये नहीं है कि एग्जैक्टली सेम जो बुक में लिखा है वही उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा यूपीएससी का नहीं फंडा। यूपीएससी आपको ट्राई करती है, यूपीएससी चाहती है कि आ, आप उस लायक सोचने की या थिंकिंग प्रोसेस आपकी कितनी काम कर, और कितना आप माइंड यूज कर सकते हैं ना, कितना एनालिसिस कर सकते हैं। तो यू हैव टू फाइंड द आंसर
and you have to think about the situation, then you get answer. तो उस चीज के लिए अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे सपोज करो कि एग्जैक्टली इसके डेफिनेशन, डू यू नो अबाउट द एग्जैक्ट डेफिनेशन अबाउट द लैटिट्यूड? अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करता हूँ, डेफिनेशन इज लैटिट्यूड is an angular distance of a place from the equator, a center of the earth. Okay, this is the definition. But now you have to think, if they are parallel, so how is it possible they are making an angle? Because parallel never meet each other, and if they are making angle, so they must meet each other. ओके, अब दोनों को मिलना जरूरी है। यहाँ पर दोनों यहाँ पैरेलल में मिल नहीं सकती है, बट एंगल बनाना है तो मिलना जरूरी है। क्वेश्चन यहां से आएगा यूपीएससी। अब आपको समझ आ रहा है कि सर ये तो चीजें बुक में लिखी है कि ये भी राइट है, ये भी राइट है, बट वो क्वेश्चन अगर ये पूछ लेता है यूपीएससी कि हाउ इज इट पॉसिबल, तो नाउ व्हाट इज योर आंसर? आपको अब देना है आंसर कि आंसर इसका क्या होगा, कैसे होगा। इस चीज को समझना है माय डियर। इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इस पे और जाना होगा, है ना। इस पॉइंट पे इक्वेटर तो सभी जानते हैं, बस सेंटर ऑफ द अर्थ हो सकता है आपने सेंटर ऑफ द अर्थ इक्वेटर ऐसे, भाई मेरे अगर ऐसे लगाना है तो फिर ये ज्वाइंट करके तो वैसे पूछ लेगा, ये वाला सीन नहीं है इस पे। हम कह देते हैं कि इक्वेटर से, दैट्स वाई ये हम ऐसे एंगल बना सकते हैं। तो ये तो हमारे ऐसे भी बन सकते हैं, ये ऐसे बना रहे हो, ये कहीं से भी ऐसे, ये 90 डिग्री, तो फिर हम ऐसा क्यों बना रहे हैं एक पॉइंट पे लेके? ऐसा सेंटर ऑफ द अर्थ, ये वाला सेंटर ऑफ द अर्थ नहीं है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ थोड़ा सा और डिटेल में, तो इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना है, क्यों पॉसिबल है। दिस इज द अर्थ सरफेस, अर्थ surface, and this part is interior of the earth, interior of the earth, and this is the equator, 0 डिग्री। इक्वेटर सेम है पूरे पे, इंटीरियर से बाहर तक, क्योंकि बाहर पैरेलल है, सो बाहर हमने इसे पैरेलल बना दिया, राइट। अब सेंटर ऑफ द अर्थ, अभी देखो इंटीरियर के सेंटर से आकर फिर ये हमारी ऐसे बन रही है, क्योंकि इसमें एक और क्वेश्चन बनेगा जब ये ऐसा बनता है ना। तो अब देखो यहाँ डिग्री बन गई, और अर्थ के ऊपर पूरे में एक पैरेलल नजर आ रही है, अर्थ पे पूरे सरफेस पर पैरेलल है, अर्थ के सरफेस से नहीं है, कुछ भी ऐसा ज्वाइंट नहीं हो रही, अर्थ के सरफेस पे पैरेलल है, और यहाँ पर एक सेंटर से आती हुई दिखती है, मतलब इट सीम्स लाइक दे आर कमिंग फ्रॉम द सेंटर, है ना, सेंटर से आ रही है, ये लाइन ड्रॉ की गई है जैसे सेंटर से आ रही हो। बट इसमें फिर एक पॉइंट और निकल के आएगा, these lines are concentric circle, concentric circle. So that's a concentric circle, right? This is called concentric circle. So I think you are getting my point. Okay. So this is the concentric circle. So now you can say this is exactly the answer and about the latitude. But now we have to understand, and now we have to study about the function, about the work of the latitude. Okay. So let's start about the work. Function of the latitude.
This is a 0 degree, that is called equator. And 23rd and a half degree, that is Tropic of Cancer. 66 and a half, that is Arctic Circle. 90 degree, that is Northern Pole. Okay. 23rd and a half degree, that is Tropic of Capricorn. And 66 and a half degree, that is called Antarctic Circle. And 90 degree, that is called Southern Pole. Okay. And 0 to 90 degree, that is called Northern Hemisphere. In northern side, Northern Hemisphere. And 0 to 90 degree in southern side, that is called Southern Hemisphere. Okay. So now we have to understand about the zones. Okay. This place is called tropical zone. And this is also called tropical zone. And this is called temperate zone. Is also temperate zone. ये भी temperate zone है. And polar zone. And polar zone. Okay. अब बात ये आती है कि सर इसमें एक डेफिनेशन में जब हम पढ़ेंगे आगे, जब हम इसमें और जानेंगे, तो सम टाइम यू हर्ड अबाउट द इक्वेटोरियल जोन. तो व्हाट इज एग्जैक्टली द इक्वेटोरियल जोन? नॉट इक्वेटर लाइन इज नॉट अ इक्वेटोरियल जोन. Both are different. Equatorial zone and equatorial line, both are different. Why? Because 0 to 5 degree, that is called 0 to 5 degree, that is called equatorial line, yeah, equator line. Okay. And 5 to 10 degree, that is called equatorial zone. Equatorial zone. Okay. So now you are getting my point. Okay. So we have to understand what is the role of the latitude. तो अब रोल इसका पढ़ना है, रोल समझना है इसका कि क्या है इसका रोल और कैसे है इसका रोल, इस चीज को जानना है, यहाँ पर समझना है इस चीज को. ओके. तो हम इसको समझेंगे सन के थ्रू. सन है और यहां से इसकी सनरेज अब जाएंगे. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. ओके. डोंट हेजिटेट. So now the question rise from this topic, and you also UPSC asked about from a question from here, which zone is warmer? Like equatorial zone is warmer than tropical zone, or tropical zone is warmer than equatorial zone. ये prelims में आ चुका है, 2 or 3 times ऐसा पूछा है. तो इसका क्वेश्चन यहाँ से बनता है. अब हम इसमें जानेंगे कि अगर मैं पूछूं कि कौन सा जोन सबसे ज्यादा वार्म है, तो सबसे क्वेश्चन यही आता है कि सर इक्वेटोरियल जोन होगा वार्म. बट इक्वेटोरियल नहीं होता है, इसमें ट्रॉपिकल जोन वार्म होता है. रीजन क्यों है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड देन इसमें कैसे कि आपको लग रहा है कि डायरेक्ट जो रेज है ना वो कहाँ पर फॉल हो रही है, 0 डिग्री टू और ये आपके इक्वेटर जोन पर 5 to 10 डिग्री में मैक्सिमम, यानी आपकी इक्वेटोरियल लाइन से लेकर 5 to 10 डिग्री में सबसे ज्यादा डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट सन रेज आर फॉलिंग ऑन द इक्वेटोरियल जोन. So that's why equatorial zone should more warmer, है ना. तो ऐसा है नहीं है, should be more warmer, ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है ऐसा? उसके पीछे रीजन है, लॉजिक है, होना तो चाहिए. जब डायरेक्ट सन रेज आएंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट है कि हीट सरप्लस रीजन तो है. कैसा रीजन है? हीट सरप्लस रीजन. ओके. हीट सरप्लस, इक्वेटोरियल जोन इज हीट सरप्लस रीजन. But now this is also tropical zone is more warmer. Yeah, tropical zone is warmer than equatorial zone. So it means this is also heat surplus region. But ये क्यों नहीं है? इसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा कम है, ये ज्यादा वार्म है. रीजन क्या है? रीजन अब समझना है बेटा, बड़ा ध्यान से समझना है इस चीज को. यहाँ से आपका साइंस से स्टार्ट होता है.
जब डायरेक्ट सनरेज आएंगी ना, इसमें ध्यान से समझना, डायरेक्ट सनरेज आएगी, आपके पास एक पॉट होता है ना, कोई चाय बनाते हो, टी कॉफी कुछ ऐसा, उसमें ध्यान दो और यहाँ पर ध्यान देना है, दोनों को चीजें माइंड पे होनी चाहिए एक साथ। अब डायरेक्ट सनरेज आ रही, डायरेक्ट सनरेज आने से होता क्या है कि यहाँ का जो सी सरफेस, यहाँ पर आप देखते हो ना ओशन ज्यादा है, 0 डिग्री पर ओशन, 0 to 5 या 10 डिग्री पर ओशंस ज्यादा है, सी ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का सरफेस जो है, सी सरफेस टेम्परेचर, ये कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ता है ना सरफेस पर, तो वहां की जो एयर होती है, एयर बिकम लाइटर, बिकम्स लाइटर, ये हल्की हो जाती है। जब घर में चाय बनाओ आप, अगर जैसे गर्म होगा पॉट आपका, वैसे एयर ऊपर राइज होना शुरू हो जाती है, एयर लाइट होती है तभी ऊपर जाती है, एयर बिकम लाइटर। एंड सी सरफेस टेम्परेचर की वजह से है यहाँ पर इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट करेगा। ड्यू टू द हाई टेम्परेचर देयर विल बी, क्या होगा वहां पर, इंटेंस लो प्रेशर, इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर जहां पर होगा, इट मीन्स कि वहां का सरफेस वार्म है, यानी टेम्परेचर हाई है। अगर टेम्परेचर हाई है तो एयर ऑटोमेटिक लाइट होगी और एयर वर्टिकली मूव करती है यहाँ पर, तो एयर मूव अपवर्ड। ये 0 डिग्री, ये आपकी इक्वेटोरियल जोन की बात कर रहा हूं, ठीक है। एयर मूव अपवर्ड, air move upward due to the low pressure and high temperature. But there is a sea surface or ocean. So that's why यहाँ पर क्या हो जाएगा, air move upward with moisture. लेके जाएगा कि नहीं जाएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। अब जैसे ही ऊपर जाएगा, अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा कैसे पूछा हुआ है। अब जैसे ही ऊपर जाएगा, ऊपर जाते हुए ये कब तक ऊपर जाएगा, जब तक कि ये वार्म जो है ना, एयर अभी वार्म थी, लाइटर थी, जब ये हैवियर हो जाएगी, यानी ऊपर कोल्ड एयर से जब जब तक यानी कांटेक्ट में नहीं आएगी, तब तक ऊपर जाएगी। जैसे ही वार्म कोल्ड एयर्स के कांटेक्ट में खुद कोल्ड हो जाएगी, कांटेक्ट में आते आते जब खुद कोल्ड हो जाएगी, वहां पर इसका ऊपर जाना, जो मूव कर रही है ऊपर अपवर्ड की तरफ, वो रुक जाएगा। जैसे रुक जाएगा तो वहां पर एक क्लाउड बनाएगा। क्या बनेगा देन, क्लाउड। And that cloud is called cumulonimbus cloud, और इसको लोअर क्लाउड भी बोलते हैं। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड और लोअर क्लाउड, ये 2000 मीटर की हाइट होती है, इस हाइट तक जाएगा, फिर इसका कंडेंसेशन होगा और रेनफॉल होना शुरू हो जाएगी। ये प्रोसेस डेली होता है। ये प्रोसेस कैसा, क्योंकि सन ऐसे ही रहता है, तो ये डेली प्रोसेस, क्योंकि सन के चारों तरफ ही लगाता है, तो इक्वेटर वाली लाइन मैक्सिमम इसके सामने ही रहती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डेली का काम है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है कि कौन सा ऐसा प्लेस है या ऐसा रीजन है जहाँ पर मॉर्निंग में स्काई क्लियर होता है, नून में यहाँ पर क्लाउड बनते हैं, और इवनिंग में या लेटर नून में यहाँ पर रेनफॉल होता है। तो वो दिस प्लेस इक्वेटोरियल जोन, दैट प्लेस इज इक्वेटोरियल जोन, तो वो इक्वेटोरियल जोन है। अब यहाँ पर देखो डेली बारिश होगी, ये थ्रू आउट ईयर सेम रहता है। यहाँ पर ये जो चीजें हो रही ना, ये जो रेनफॉल, क्लाउड बनना और ये सारा चीज, तो दिस इज द सेम थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल सेम रहता है, बदलता नहीं है। एक तो ये चीज कंडीशन आपको समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इतनी सी बात नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, तो इतनी सी बात हम समझ गए। नेक्स्ट इसको और समझना है, आगे जाना है। नेक्स्ट समझेंगे अगर हम इसको इक्वेटोरियल जोन को लेकर, कि अगर डेली रेनफॉल हो रहा है तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, और हॉट भी है तो यह क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, यहाँ पर हॉट एंड वेट क्लाइमेट। कई बार सॉम्पी भी बोलते हैं, जो वेट होती है दैट इज कॉल्ड सॉम्पी लैंड। ओके, सॉम्पी लैंड, इसे मर्सी लैंड भी बोलते हैं। मार्स, मार्स मीन्स भी मार्स गैस यहाँ से निकलती है, मीथेन दैट इज कॉल्ड मार्स गैस, तो मर्सी लैंड भी बोलते हैं। बहुत सारे नेम है, वेट, सॉम्पी एंड मर्सी लैंड। मीथेन गैस निकलती है, मार्स गैस निकलती है, मीथेन और मार्स से बोथ आर सेम।
ओके, सो यहाँ पर हम इस चीज को, यहाँ पर ये चीज है, अब हॉट वेट क्लाइमेट है, इट मीन्स डेली रेनफॉल हो रहा है तो वेट है। अब अगर डेली रेनफॉल हो रहा है तो वेजिटेशन कैसा होगा यहाँ का? अगर वेजिटेशन की बात करते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पर तो यहाँ से डिलीट करता हूँ। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से जान लेते हैं। अगर डेली रेनफॉल है तो वेजिटेशन होगा यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन एंड डेंस फॉरेस्ट। परमानेंट है और साथ ही साथ वेट है लैंड, दैट्स व्हाई दिस प्लेस इज कॉल्ड ऑल्सो द लंग्स ऑफ अर्थ। अर्थ के लंग्स भी कहते हैं इस प्लेस को, ठीक है, इस प्लेस को अर्थ का लंग्स भी बोलते हैं, फेफड़ा है। अब यहाँ पर अगर ये है डेली रेनफॉल है, एवरग्रीन है, सो अब यहाँ पर ट्रीज जो होंगे वो कैसे होंगे? टॉल होंगे। वाई टॉल क्यों होंगे? क्योंकि किसी भी प्लांट को, किसी को ट्री को ग्रो करने के लिए सॉइल की जरूरत नहीं होती। नंबर एक मैं बता दूं आपको, सॉइल की नहीं, उसके मिनरल्स, उसके जो न्यूट्रिशंस हैं उनकी जरूरत पड़ती है, नॉट सॉइल। सॉइल की जरूरत नहीं पड़ती, बट सॉइल की जरूरत किस लिए है? अगर पड़ती है तो क्यों? सॉइल की जरूरत है सिर्फ उसको एक सपोर्ट देने के लिए, पकड़ के रखने के लिए, संभाल के रखने के लिए। उस संभालने के लिए जितनी अर्थ नीचे, जैसे जैसे पेड़ नीचे जाएगा उससे ज्यादा फिर ऊपर, क्योंकि उसे रुकना है, जितना ऊपर जाता जा रहा है उतना नीचे उसे संभालना है। तो जब वो अपने पकड़ मजबूत करने के लिए जमीन के अंदर जितनी अपनी जड़ें लेके जाएगा उतना वो टॉल होता चला जाएगा, इसलिए उसकी हाइट बढ़ जाती है। तो मैक्सिमम यहाँ पर टॉल ट्री होते हैं। और ये वेट की वजह से यहाँ पर अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर ठीक नहीं होगा, यानी डिफिकल्ट है। वेट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। कल्टीवेशन की बात करें तो कैसा कैसा कल्टीवेशन, या कैसा यहाँ पर क्या क्रॉप हो सकती है, क्या चीज ऐसा हो सकता है यहाँ पर? बाकी तो नहीं, लेकिन खास करके जहां जहां पर इक्वेटोरियल जोन या इक्वेटर लाइन जाती है वहां पर दो चीजों की बहुत कल्टीवेशन होता है या प्लांटेशन होती है, दैट इज रबर एंड पाम ऑयल। इसका बहुत होता है। पेट्रोलियम के लिए भी यूज होता है, क्योंकि पेट्रोलियम अगर कभी कभी पेट्रोलियम आ जाए तो पेट्रोलियम तो एक वो हो गया ना आपका कि एक क्रूड ऑयल, ये इसमें ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिनेंटल सेल्फ भी जहां जहां मिलेगा ना वहां वहां मिलेगा कॉन्टिनेंटल सेल्फ में। कॉन्टिनेंटल सेल्फ बेटा क्या होता है उस चीज को मैं समझा देता हूँ। कॉन्टिनेंटल सेल्फ जहां से आपका जो टेरेस्ट्रियल लैंड होता है ना, लैंड लैंड जहां से स्टार्ट होता है टेरेस्ट्रियल पार्ट बोलते हैं, एंड प्लस ओशन वाटर बॉडी जहां से दोनों मिल रहे होते हैं, तो उसके कुछ लगभग थोड़ी दूर तक की जो दूरी होती है, लगभग 500 डेप्थ तक जो जाती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ। फिर उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर आता है कॉन्टिनेंटल डीप। तो यहाँ पर हम बात करें कॉन्टिनेंटल सेल्फ का, जहां पर दोनों जुड़ रहे हैं, टेरेस्ट्रियल और वाटर बॉडी दोनों जुड़ रही हैं, वहां पर हमें यहाँ पर पेट्रोलियम रिजर्व्स बहुत मिलते हैं। तो पेट्रोलियम रिजर्व्स, पाम ऑयल एंड रबर, इतनी चीजों को यहाँ पर चीजें होती हैं, ये जो आपको मिलती हैं दिखाई देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम इसमें चले, नेक्स्ट पॉइंट को देखें हम इसमें, और क्या हो सकता है? क्या यहाँ पर ट्राइब्स ट्राइब्स पहले थी, अब नहीं है? जैसे औरंग असली, ऐसे करके औरंग असली अब मिलती हैं, ऐसे नाम से ट्राइब्स हैं, लेकिन इसलिए नहीं है वहां पर क्योंकि वेट है। वेट की वजह से होता क्या है कि उस जगह पर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डेंगू जैसे बहुत सारे ऐसी चीजें मिलेंगी जो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए ठीक नहीं है। और फिर दलदल में, मर्सी लैंड में कैसे ह्यूमन रह सकता है? तो इट इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। इस प्लेस की बात हो रही है, इस प्लेस की इक्वेटोरियल जोन की, अभी बाकी कुछ नहीं हो रहा। तो ये कैसे ह्यूमन हैबिटेशन के लिए गुड नहीं है? इट इज नॉट गुड फॉर, इट इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, ह्यूमन हैबिटेशन। ओके, एक तो ये चीज हो गई कि ह्यूमन हैबिटेशन के लिए ठीक नहीं है। नंबर टू, इसके बाद आपके एक हो गया ये सारी रबर प्लांटेशन आपने देख ली, और आपके ये क्यों टॉल होते हैं इस चीज को देखा। अब यहाँ पर आता है कि यहाँ पर एनिमल्स या क्रिएचर्स या स्पेसीज कैसे मिलती हैं। तो यहाँ पर अगर बात करूं तो देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पर वाइल्ड एनिमल नहीं होते। क्यों नहीं होते वाइल्ड एनिमल्स?
क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स को दौड़ने के लिए एक ड्राई प्लेस चाहिए। यहाँ पर ड्राई नहीं है, यहाँ पर सारा वेट है, तो यहाँ रेप्टाइल्स मिलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। ओके, तो इस टाइप के यहाँ पर एनिमल्स मिलेंगे, जिनकी अगर हम बात करते हैं क्रिएचर्स मिलेंगे। इन चीजों को हम यहाँ से देख, ठीक है। और इस एरिया पर अब सैलिनिटी की बात कर लेते हैं और टेम्परेचर की बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पर इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर डेली रेनफॉल हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है ट्रॉपिकल। सैलिनिटी भी इसी वजह से, सैलिनिटी सबसे ज्यादा आपके ट्रॉपिकल जोन में मिलती है, इस पे नहीं। बल्कि जहां पर सबसे ज्यादा एवोपरेशन है वहां पर सैलिनिटी सबसे ज्यादा होती है, बट एवोपरेशन यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है। बट यहाँ पर डेली रेनफॉल हो जाता है, तो जिससे फ्रेश वाटर आ जाने से सैलिनिटी ऑटोमेटिकली कम भी हो जाती है। इसलिए किसी भी प्लेस पर, राजस्थान में भी देखें, वहां पर ऑपरेशन ज्यादा है, इसलिए वहां पर सैलिनिटी बढ़ जाती है। सांबर लेक इसीलिए वहां पर है। तो यहाँ पर इस चीज को देखना है, तो ये क्यों ऐसा होता है, दैट इज रीजन इज कि यहाँ पर फ्रेश वाटर होता है, इसलिए सैलिनिटी कम हो जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है। और ट्रॉपिकल में दोनों चीजें, फ्रेश वाटर कम आता है इसलिए यहाँ पर सैलिनिटी बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा सैलिनिटी इस एरिया पर पड़ती है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पर होता है। तो दोनों चीजें हम इसमें देख सकते, समझ सकते। ओके, तो नेक्स्ट ये हो गया आपका इक्वेटोरियल जोन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम ट्रॉपिकल जोन के बारे में। ट्रॉपिकल जोन में ड्राई, ट्रॉपिकल जोन वार्म क्यों है? क्या सर इसके आसपास अगर पूछो कि ये इससे ज्यादा क्यों गर्म है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहले तो यहाँ पर डेली रेनफॉल, यहाँ रेनफॉल कम है, हाई रेनफॉल, बट यहाँ पर ओशंस कम है, तो जो यहाँ की एक ट्रेड विंड चलती है यहाँ पर, मालूम है ना आपको? नहीं मालूम है तो आगे हम पढ़ेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर ट्रेड विंड्स होती हैं इस एरिया पर। इस जहां पर दोनों मिलती हैं ट्रेड विंड्स, उसको बोलते हैं आईटीसीजेड। इक्वेटोरियल जोन कई बार आईटीसीजेड के नाम से भी जानते हैं। ये इसका मतलब है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहां पर दो विंड्स आपस में मिलती हैं, टकराती हैं, दैट इज कॉल्ड आईटीसीजेड। अब यहाँ पर दोनों टकरा रही हैं, तो ये एयर जब आती है ना, इसे बोलते हैं ट्रेड विंड्स या ट्रेड ईस्टर्लीज विंड्स, क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट चल रही, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ईस्टर्लीज विंड। ओके, so I think you get it. तो तो इसमें क्या होगा, ये अपने साथ यहाँ से वाटर तो अपने मॉइस्चर उठाती है, क्योंकि यहाँ पर हीट कम होती है। ध्यान समझ रहे, हीट कम है, बट लगातार हीट बनी इसलिए ज्यादा पर यहाँ हीट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्लेस यहाँ पर हीट कम होता है, बट ये लगातार बन, जैसे बर्नर होता है ना, एक में ज्यादा आग है तो वो धीरे धीरे बार बार पानी गिर जा रहा है तो ठंडा हो जा रहा है। एक में क्या है कि एक में सिर्फ जल ही रहा है, बट वो धीरे धीरे उसमें आ रहा है, बर्नर धीमे धीमे जल रहा है, स्लो है बहुत, तो उसकी वजह से भी वो गर्म हो जाता है, आफ्टर सम टाइम वो रेड हो जाता है। सेम यहाँ पर भी है, तो ये वाटर कम उठा पाता है, सरफेस सी सरफेस कम गर्म होता है, जिसकी वजह से लाता है, बट कुछ दूर तक ये रेनफॉल कराता है, बट आफ्टर सम टाइम these winds becomes dry। जो विंड है ये ड्राई हो जाती है, ड्राई हो जाने की वजह से इधर ये विंड नहीं, रेनफॉल नहीं होती है, इस वजह से और हीट हो जाता है। और रेनफॉल ना हो जाने से, इसी वजह से आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो वेस्टर्न साइड डिजर्ट्स आपको मिलेंगे। चाहे इंडिया का देखें, किसी भी कॉन्टिनेंट का देख लें, सभी हर एक कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में वेस्टर्न साइड में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? डिजर्ट्स। रीजन ये है कि यहाँ से विंड्स चलती हैं अपने साथ वाटर लेकर, कुछ दूर आने के बाद ये वाटर्स यहाँ पर खत्म हो जाता है और एयर ड्राई हो जाती है, फिर आगे चल के ये आपके डिजर्ट्स बना देती है। समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? तो इस चीज को यहाँ पर आपको देखने को समझ आएगा, तो दैट्स वाई ये ज्यादा वार्म हो जाता है। इसलिए दोनों प्लेसेस की हम बात करें तो यहाँ पर इस प्लेस में और इस प्लेस में लो प्रेशर बनेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर हीट सरप्लस रीजन दोनों होंगे। अब चलते हैं ऊपर थोड़ा सा। अब इस प्लेस में मैंने बताया था कि इस प्लेस में भी आ रहे हैं, तो जैसे से ऊपर जाते जाएंगे, क्योंकि टिल्टेड होती जा रही हैं रेस, तो यहाँ ठंडा भी होता जाएगा, कूल होती जाएंगी, तो यहाँ पर टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर लो होगा तो हाई प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में एयर लाइटर नहीं होगी, हैवियर होगी। हैवी एयर ऊपर वर्टिकल मूव नहीं कर सकती, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर सकती, या डाउनवर्ड मूव करेगी और फिर हॉरिजॉन्टली मूव कर जाएगी। ये दो कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर यही होता है, जब कोई एयर होती है ऊपर से तो यहाँ पर आ जाती, नीचे गिरती है, इसलिए यहाँ पर आप जब कभी प्रेशर सिस्टम पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऐसे एयर ऊपर से आएगी और यहाँ से डाउनवर्ड मूव करेगा, फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टली मूव करती है टूवर्ड्स इक्वेटर। ओके, तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है।
अब ये हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो इससे हमें दो चीजें हैं, टेम्परेट जोन एंड पोलर जोन, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशर सिस्टम एंड प्लानिटरी विंड सिस्टम। ओके, अगर ये हाई प्रेशर लो प्रेशर नहीं होता तो एयर मूव नहीं करती एक दूसरे की तरफ, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स आती हैं और लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ विंड्स आती हैं। ठीक है, तो ये हमें अभी जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे उसमें हम ये चीज़ों को जरूर समझेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये समझ आ जाए कि ये आपका ठंडा प्लेस हाई प्रेशर इट मीन्स कोल्ड रीजन, और ये हाई लो प्रेशर इट मीन्स वार्म रीजन। ठीक है, और यहाँ से निकलने वाली जितनी भी ओशन करंट्स हैं ये कैसी हो जाएंगी, ओशन करंट्स, यहाँ से कोल्ड ओशन करंट्स आएंगे और जो इधर से जाएंगी वो कैसी होंगी, आपकी वार्म ओशन। और जहां पर दोनों ओशियन करंट्स मिलती हैं वहां पर फिश प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि फिश प्रोडक्शन के लिए जो फिश फिश को अपनी प्रोडक्शन के लिए जो नीड्स चाहिए वो यहाँ पर मिलता है, क्योंकि हर चीज के लिए एक बायोलॉजिकल कंडीशन देखते हैं। बायोलॉजिकल कंडीशन में एक टेम्परेचर, एक प्लेस, उनकी हर चीज की कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है। जैसे ओलिव रिडले आप देख लो, यूएसए का सबसे यूएसए का टर्टल है, सबसे स्मॉलेस्ट टर्टल है, बट बच्चे देने वो साल में एक बार इंडिया जरूर आती है, फीमेल्स आती हैं और ऋषिकुल्या और यहाँ पर उड़ीसा वाले एरिया पर गहिरा माथा यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर अपने नेस्ट बनाती हैं, घोंसले बनाती हैं, और उसमें और उन घोंसलों को बोलते हैं, नेस्ट को बोलते हैं अरीबड़ा, और वहाँ पर अपने बच्चे देती हैं, अंडे देती हैं और फिर यहाँ से वापस जाते हैं। ठीक है, अब उसमें जाके बच्चे वो वापस हो गया, फिर साल भर बाद आते हैं तो वो बच्चे साथ जाते हैं और फिर नए फिर से बच्चे पैदा करके जाते हैं, तो इनका काम है। तो एक वो प्लेस देखते हैं, बायोलॉजिकल प्लेस देखते हैं, बायोलॉजिकल कंडीशन कहाँ पर ठीक होगी, किस हर एक कंडीशन के लिए। जैसे आपका है होम, किसी चीज के लिए होम में एक किचन है, एक डाइनिंग रूम है, एक आपका बेडरूम है, एक अलग अलग हर चीज की कंडीशन है। सेम यहाँ पर स्पेसिस के लिए भी वैसा, तो यहाँ पर भी वो कंडीशन बनाती हैं चीजें। तो हम इस तरीके से इसको एक लैटिट्यूड को समझ सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली लैटिट्यूड। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ये लैटिट्यूड के बारे में बात होगी। ओके, अब लैटिट्यूड के साथ साथ हम नेक्स्ट पॉइंट को हम इसमें देखें, ये लैटिट्यूड का काम है, इतना वर्क अगर हम इसमें देखें पूरी जियोग्राफी को कनेक्ट कर सकते हैं। ये मत सोचना कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि यहाँ पर सर लो प्रेशर में ये टेम्परेचर, यहाँ पर एक हमारा लो प्रेशर बनता है, यहाँ हाई प्रेशर बनता है, यहाँ पर फिर हाई प्रेशर बनता है, फिर यहाँ लो प्रेशर, वो अलग कंडीशन में मैं बताऊंगा, क्योंकि वहां पर 60 डिग्री हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 23rd डिग्री है ये ऊपर पहुंच जाएगा, 30 डिग्री पे पहुंच जाता है और उसकी कंडीशन अलग बनती है। तो उस चीज के बारे में मैं डिस्कस करूंगा जब एटमॉस्फेयर वाला सिस्टम आएगा, पार्ट आएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपने देख ली, समझ ली। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे अबाउट द लॉन्गिट्यूड। ओके, ये बहुत बेसिक चीजें हैं बेटा, इन्हें अगर समझ लेंगे ना तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। और आपके अगर डाउट्स है तो आप लिखते जाना, समझा वो पूछते जाना, क्योंकि ये मैं आपको जो ये फिजिकल जियोग्राफी है, फिर इसके बाद मैं इंडियन जियोग्राफी पे आऊँगा, वर्ड हम लास्ट में पढ़ेंगे सबसे, तो जिससे आपको एक एग्जाम के लिए आप रेडी हो जाओ और सही से कर पाओ। ओके, तो इसमें लॉन्गिट्यूड की क्या ज़रूरत है, लॉन्गिट्यूड क्यों आया, जब ऑलरेडी लैटिट्यूड था तो लॉन्गिट्यूड की हमें क्या ज़रूरत पड़ गई भाई, ऐसा क्या मुसीबत आ गई कि ऐसा करना पड़ा। कोई नहीं, इस मुसीबत को अभी समझ लेंगे तो सारी चीज़ समझ आ जाएगी। ओके, ये थोड़ा सा पिक्चर ठीक नहीं है, आप बना लेना, और मैं इसमें बता देता हूँ आपको कैसे चीज़। ये 0 डिग्री है, दैट इज कॉल्ड मेरिडियन लाइन, जो 0 डिग्री पर है। और ये कहाँ से निकली हुई है, ग्रीनविच, ये ग्रीनविच सिटी है बेसिकली लंदन के पास, वहां से निकाली गई, इसलिए ग्रीनविच टाइम भी बोलते हैं कई बार। और इसकी शुरुआत किसने किया, ब्रिटिशर्स ने किया, ब्रिटिशर्स ने किया इसको, इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन आपको मालूम है उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो थे ना, ब्रिटिशर्स का एक अलग मामला था। ब्रिटिशर्स हमेशा से एक ट्रेड और आपको कॉलोनियल रूल उस टाइम पे चल रहा था, 18 के टाइम में, 19th सेंचुरी में। तो 19th सेंचुरी में जब उनका रूल चल रहा था तो उन्होंने सोचा कि हमारा एक ट्रेड में काफ़ी टाइम जाता है और काफ़ी नुकसान होता है, हमें नहीं मालूम किस टाइम पे पहुंचना चाहिए, कई बार हम वापस आ सकते थे लेकिन ऐसे टाइम पे पहुंचे ना, ही ट्रेड कर पाए ना कुछ, एक दिन हमें वेट करना पड़ता है, या
नाइट में पहुंचे तो पूरी रात रुकनी पड़ी, समझ नहीं आता। तो उस चीज़ को सोल्यूशन लेके आने की कोशिश कर रहे थे। एक हमें टाइम मालूम चल जाए किस जगह पर क्या वजह होगा और क्या होगा उस टाइम पे, वहाँ नाइट होगी या मॉर्निंग होगा कि नून होगा, किस टाइम पे हम पहुंच जाएंगे, कितने घंटे लगेगा सी रूट के थ्रू या कैसे भी। तो उस चीज़ को समझने के लिए इन्होंने सोचा कि एक इंटरनेशनल डेटलाइन, क्योंकि वहाँ पर रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल स्पेस एजेंसी जो है आपकी यहाँ पर यूके में, तो उसमें क्या हुआ कि जब इसकी बात आई तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि एक काम करते हो कि एक इंटरनेशनल डेटलाइन आपको करनी पड़ेगी जिससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं। बोले ठीक है, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर इंटरनेशनल डेटलाइन डायरेक्टली हम प्रेजेंट करते हैं तो कुछ कंट्रीज उस टाइम पर इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, लाइक यूएसए, रसिया, ऐसे कुछ जो पावरफुल भी हो बन रही थी, ऑटोमेटिक पावरफुल हो रही थी ठीक ठाक। अब पहले इनमें ब्रिटिश रूल था, जैसे यूएसए की बात करें तो वहाँ पर फ्रांस और ब्रिटिश दोनों का रूल हुआ करता था। जब अपने इंडिया में भी आप देखेंगे, जब कर्नेटिक वॉर चल रहा था वहाँ पर भी वॉर चल रहा था, यूरोप में वॉर चल रहा था, यूरोप में ब्रिटिश और फ्रांस, और यहाँ पर ब्रिटिश एंड फ्रांस यूएसए में। तो ये काफ़ी डरे हो, सभी लोग डर जाते हैं एक बार अगर आप नुकसान हो जाए, तो हमेशा आप उस चीज़ को ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं इसमें, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आएगा। अब इसमें ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को लेकर जब बात की तो कहने लॉन्गिट्यूड बना लेते हैं पहले। और लॉन्गिट्यूड में देखो ये भी इमेजिनरी लाइन्स है, इसमें भी लिख सकते हो कि दीज आर इमेजिनरी लाइन्स। जैसे लैटिट्यूड था, दीज आर इमेजिनरी लाइन एंड इमेजिनरी लाइन एंड इमेजिनरी वर्टिकल लाइन्स ऑन दी अर्थ, ये आप एक कर दोगे। ठीक है, वर्टिकल लाइंस ऑन दी अर्थ, ये ठीक है। बट इसमें क्या है कि इसमें यहीं से ये इसलिए 0 डिग्री मेरिडियन से ये एंगुलर डिस्टेंस एग्जैक्ट, इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी। तो इंटरनेशनल डेट लाइन बनाने के लिए इन्होंने लॉन्गिट्यूड का शुरुआत की। ओके, तो इसको समझते हैं थोड़ा थोड़ा। तो जैसे इन्होंने लॉन्गिट्यूड बनाया, किसी ने इनके अगेंस्ट नहीं आया, किसी ने इसको कंप्लेन नहीं की। तो इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं लॉन्गिट्यूड की, लॉन्गिट्यूड इज एन angular distance of a place from the maritime या 0 डिग्री। ओके, यहाँ से 0 डिग्री से आप ले सकते हैं, तो यहाँ पर सारे चीज़ें आ जाएंगी। इसके अपोजिट में जो गई है उसी को हम इंटरनेशनल डेटलाइन बोलते हैं, जो 180 डिग्री पर है। और इसी 180 डिग्री को हम बोलते हैं क्या, इंटरनेशनल डेटलाइन। इंटरनेशनल डेटलाइन। अब जब ये बन गई, ये चीज़ें हुई, अब इसका टाइम आ गया कि हमें इंटरनेशनल डेडलाइन बनानी चाहिए। जब इंडिया अब इसकी थ्योरी है इंटरनेशनल डेडलाइन, आप देखोगे ना जिग जैग है ऐसे। अब अगर 180 डिग्री है तो जिगजैग क्यों है, सीधी क्यों नहीं है? क्योंकि 180 डिग्री मीन्स कि एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, जिगजैग है। उसके पीछे रीजन यही हुआ, यहाँ तक तो किसी ने इसके अगेंस्ट नहीं आया, लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल डेडलाइन खिंचाने की बात की और जब इसमें मीटिंग की बात हुई, तो यूएसए, रसिया, ये सब इसके अगेंस्ट आ गए। उन्होंने बोला कि नहीं, एक बार के डरे, कहते ना कि अगर दूध में जल जाए तो आदमी छाछ भी फूंक के पीता है, सेम सिचुएशन उस टाइम पे यही थी। तो इन्होंने क्या किया कि जब इससे बात की तो उन्होंने अगेंस्ट आ गया कि नहीं, हम नहीं अपने यहाँ से इंटरनेशनल डेडलाइन कोई लाइन नहीं खींचने देंगे, हम एंट्री ही नहीं देना चाहते, किसी भी टाइप का आपका इंटरफेरेंस हमारे उसमें हो, कंट्री में, हमारी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज हमने इस चीज़ को सह चुके हैं। जब ऐसी बात आई तो बोले कि ठीक है। तो इन्होंने फिर रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल स्पेस एजेंसी के पास गए। ठीक है, जब इसके पास गए तो इन्होंने कहा एक काम करो कि वाटर बॉडी से निकाल लो। वाटर बॉडी में कोई इतना आपके आपको नहीं परेशान करेगा, वाटर बॉडी में कोई इतना ज़्यादा क्लेम भी नहीं करने वाला, तो आप वाटर बॉडी से निकालो। इसीलिए जब आप देखोगे ना तो यहाँ पर यूएसए पड़ता है, अलास्का, और इधर सॉरी इधर अलास्का, इधर रसिया का पार्ट, तो यहाँ पर ऐसे मुड़ जाती है। फिर नीचे यहाँ पर आइलैंड्स पड़ते हैं बीच में, मिनिकॉय, मलेशिया, पोलिनेशिया, ऐसे। तो यहाँ पर भी ये जिगजैग होती है, क्योंकि कोई भी लैंड पार्ट, चाहे वो माउंटेन हो या कोई भी, केवल वाटर बॉडी से जाएगा, बाकी से नहीं जाएगा, इसलिए जिगजैग हो गया। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ से आप अपनी अपनी स्टैंडर्ड टाइम जोन बना सकते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी खुद की बना लेंगे, आपको टेंशन नहीं है। इसीलिए रसिया की अगर बात करें टाइम जोन की, तो आफ्टर दिस क्या हुआ कि 180 डिग्री ये हो गया, 180 दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेटलाइन। बट इसके बाद क्या हुआ कि एवरी कंट्री, ध्यान से समझना है, एवरी कंट्री select
selects its स्टैंडर्ड टाइम जोन ये खुद सेलेक्ट कर सकती है सभी कंट्री। इसीलिए रसिया में लगभग 8, अब तो शायद 12 हो चुकी हैं। अमेरिका में पहले 5 थी, अब 8 हो चुकी हैं। इंडिया में पहले 2 थी, फिर 1 हुई। जब ब्रिटिश यहाँ से गया तो हमारे यहाँ उसकी दूसरी जो टाइम जोन था उसको डिसमिस कर दिया गया, उसे कैंसिल कर दी गई। जो दूसरी थी ना उसका नाम था चाय बागान टाइम जोन। अभी तो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। बट पहले क्या था, एक ये थी और दूसरी थी चाय बागान जो असम से निकला था, चाय बागान टाइम जोन। और ये 1 आवर अहेड फ्रॉम IST, 1 घंटा आगे चलता था ये। क्योंकि अभी भी देखो आप इंडिया में पूरे में ना कि अगर गुजरात से लेकर और अरुणाचल प्रदेश की बात करें, इस बीच में 2 आवर्स का डिफरेंस है। तो जो यहाँ से नैनी से निकली हुई है ना, यहाँ से और असम के बीच में 1 आवर का अंतर आता था, जो कि यहाँ पर चाय बागान टाइम जोन जो थी, तो उनको नुकसान बहुत होता था। इस वजह से उन्होंने 1 घंटे, क्योंकि लोग आते लेट से थे और जाते जल्दी थे, जिससे उन्हें 1 आवर 2 आवर का नुकसान हो जाता था। तो इसकी वजह से उन्हें चाय बागान टाइम जोन बनाया। फिर आफ्टर सम टाइम हुआ क्या कि जब ये ऐसी चीज हो गई, तो जब ये हमारी कंट्री को फ्रीडम मिला, उसके बाद क्या हुआ, हमने कैंसिल कर दी। कैंसिल करने के बाद वहाँ की असम गवर्नमेंट ने 2007 में एक बार फिर से बोला कि हमें यहाँ का एक टाइम जोन चाहिए अपना। तो DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं। फिर 2014 में जब मोदी जी आए तो उनको लगा शायद उम्मीद जग सकती है, तो फिर उन्होंने अप्लाई किया वहाँ की गवर्नमेंट ने कि हमें टाइम जोन चाहिए। बट ये लोकसभा में जाकर वहीं से वापस हो गया, इसलिए दोनों टाइम ये रिजेक्टेड रही है। तो ये अभी तक नहीं, सेकंड वाली नहीं, हमने कंसीडर नहीं की गई, सरकार ने कंसीडर नहीं किया इस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम इसको जरूरत कैसे कैसे टाइम का पता लगाते हैं, ये इस चीज को समझना है, ठीक है। वैसे अर्थ हमारी 360 डिग्री एक अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं, 360 डिग्री 24 आवर में ये घूमती है पूरी। तो अगर हम इसे 1 आवर में देखें, यानी 1 आवर या 60 मिनट आर 1 आवर, ये कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। और अगर 1 डिग्री इक्वल टू यानी 4 मिनट, 4 मिनट में 1 डिग्री ये मूव करता है। तो हमारा अर्थ की अगर बात करें थोड़ा सा इसको, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है और ये ईस्ट एंड वेस्ट, और हमारी अर्थ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट। ओके, अभी इससे क्वेश्चन आया है इस बार, ध्यान से समझे, इस बार से क्वेश्चन करेंगे तो उसमें समझ आएगा आपको। तो यहाँ पर जैसे ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं ना, तो 1 डे गेन होता है हमें, और अगर इधर जाते हैं तो 1 डे लॉस होता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे गेन और लॉस का यही फर्क पड़ता है, जिसको समझ। और यहीं से क्वेश्चन आया था लास्ट का, ये अमेरिका वाला पार्ट और रसिया वाला पार्ट, ध्यान से अभी यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 1 डे गेन, यानी आपका कुछ आंसर आए तो यहाँ पर प्लस लगा सकते हो और यहाँ पर माइनस। सपोज करो कि मैंने कहा कि अगर ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम GMT 12 PM है, तो 30 डिग्री ईस्ट में क्या होगा, या फिर 30 डिग्री वेस्ट में क्या होगा। थोड़ा सा समझना है इसको, यहाँ से आंसर आपको आ जाएंगे। अगर मैं 30 डिग्री ईस्ट की बात करता हूँ तो ईस्ट का मतलब प्लस है, तो आपका 12 यहाँ पर बजा है। इस टाइम पे हमें टाइम निकालना है और इस टाइम पे टाइम निकालना है। तो ये 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर, तो 30 डिग्री इक्वल टू 2 आवर, तो 30 डिग्री इक्वल टू 2 आवर। ओके, तो यहाँ 12 है, तो 12 ईस्ट में है, तो प्लस प्लस 2 इक्वल टू 2 PM हो जाएगा। ओके, यानी 14 बच जाएगा। अगर ये वेस्ट की बात करता तो इसमें 2 आवर्स माइनस कर देना है, 12 माइनस 2 आवर इक्वल टू 10 AM हो जाएगा। ऐसे हम कोई भी समय निकाल सकते हैं। इंडिया का समय भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर देखना चाहें तो हम यहाँ से देख सकते हैं इंडिया का समय भी। इंडिया का कैसे, जैसे आप ये देखते हैं ना 82.5 इसी में है हमारा, लोकेटेड है।
यानी 80, इसमें आप 5.5 घंटे निकालते हैं। 80 डिग्री का है ऐसा कुछ, ऐसे ऐसे इसमें आप निकालो इसको। तो पहले 75 प्लस 7 अब प्लस आपका इधर की जो बात हम इसकी करें तो यहाँ पर जो ये 5.5 है, इसको 0.5 में लिख दो, या फिर 1 डिग्री का आधा कर दे तो आधा डिग्री क्या आ जाएगा, हाफ डिग्री, राइट। हाफ डिग्री ये आ जाएगा प्लस इतना, है ना, ये आ गया ना 82। तो 7, ये हमारा प्लस में है, ईस्ट साइड है इंडिया हमारा। इतने से हमारे यहाँ से लाइन निकली हुई है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन IST यहाँ से निकला हुआ है, इंडिया ईस्ट की साइड पड़ रहा है तो प्लस में आ जाएगा। तो इसका हमारा क्या हो, 15 इंटू 5 इक्वल टू 75, इसमें तो 5 आवर्स। तो अगर वहाँ पर ये आइए इंटरनेशनल डेट टाइम है जो 0 डिग्री मेरिडियन पर अगर बात करें, सपोज करो GMT पर 12 बजा हुआ है, तो हमारे यहाँ कितना बजेगा, ध्यान से समझना कितना टाइम आगे। तो 5 आवर 1 मिनट इक्वल 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। तो 7 डिग्री इक्वल टू 28 मिनट। तो 28 मिनट ये आवर्स है, ये मिनट है, और प्लस हाफ, तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, तो हाफ डिग्री इक्वल टू 2 मिनट। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 2 मिनट इक्वल टू 5 आवर प्लस 30 मिनट। तो यही हमारा आगे टाइम जा रहा है। तो ऐसे करके ईस्ट में निकाल सकते हैं, ऐसे करके हम वेस्ट में भी निकाल सकते हैं। तो ये तरीका है कि आप कैसे भी क्वेश्चन आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है इस चीज, ठीक है। तो हम इस चीज को समझ रहे हैं, तो दिस इज अ वेरी फर्स्ट क्लास, तो आपको थोड़ा बोर ना हो जाओ। तो हमारी क्लास लगभग 1+R की चलेगी, 1 आवर प्लस भी हो सकता है थोड़ा बहुत। तो कल से इसमें हम एक रीजन फॉर सीजन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम अर्थ का फॉर्मेशन, देन इसके बाद अलग अलग चैप्टर्स आपके आते जाएंगे इसमें यूट्यूब पर। तो ये वीक में 3 डेज आपकी चलेंगी, ठीक है। तो 3 डेज ये चलेगा। इसके बाद हमारे इसमें मेंटोरशिप प्रोग्राम है, 1-on-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसमें आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, और आपके सिलेक्शन में मैं हेल्प करूंगा, जिससे आपका सिलेक्शन अश्योर हो सके कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा उसमें हम। और साथ ही साथ एथिक्स क्लासेस जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी है, और एसिक क्लासेस भी हम लेंगे इसमें। तो वीक में एक 6 डेज का ये रहेगा जो क्लासेस यूट्यूब पर आती रहेंगी, और इसमें पढ़ती रहेंगी, लाइव और रिकॉर्डेड। मैक्सिमम कोशिश होगी कि लाइव रहें हम आपके साथ, और 1-to-1 में आप मेरे साथ कभी भी जुड़ सकते हैं, और कभी भी अपने क्वेश्चंस उसमें डाल सकते हैं हमारे ग्रुप में। तो आप मेरे साथ जुड़ेंगे उसमें आपको। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और इसके लिए आप NCERT की क्लास 6 की बुक पढ़ थोड़ा सा, ओके।